हमने सोचा कि बच्चों को कुछ अलग से चीज बताई जाए, क्योंकि रोज रेगुलर स्टडी तो हम लोग रोज ही करते हैं, ठीक है। तो आज एमर्स क्लास में हम आप लोगों को बच्चों सिखाएंगे क्या, कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन का यूज करके सल्फ्यूरिक एसिड कैसे आप बना सकते हैं घर में, इस चीज को हम सिखाएंगे। तो देखिए, इस चीज को सिखाने के लिए हमें कुछ चीजें चाहिए और कुछ हमें चीजें समझनी भी पड़ेंगी कि हमने कुछ चीजों का ऑल्टरनेट यूज किया है, वो कैसे यूज किया है, ये चीजें आपको थोड़ी सी समझनी पड़ेगी। लेकिन ठीक है, तो लेकिन उससे पहले मैं कहना चाहूंगा कि इंडिपेंडेंस डे की आप सभी को बहुत ज्यादा बधाई और शुभकामनाएं। ठीक, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं अपना एक्सपेरिमेंट, जो हमने आपको दिखाना है बताते हैं। वैसे इसको करने में समय लगेगा, ठीक। तो सबसे पहले, क्योंकि हमें कॉपर सल्फेट से H2SO4 बनाना है, सल्फ्यूरिक एसिड बनाना है, तो सबसे पहले तो हमें कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन चाहिए। तो ये जो आप चीज देख रहे हैं, कलर भी इसका देख लीजिए कितना ब्यूटीफुल सा इसका कलर है, ब्लू है ना, ये कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है। ठीक, ये इस तरह से ब्लू कलर में होता है क्योंकि इसमें Cu2+ आयन होते हैं। ठीक, तो ये ब्लू कलर का सोल्यूशन है। अब ये सोल्यूशन जो है, ये मैंने बनाया है, प्रिपेयर किया है, इसकी मोलारिटी 0.3 मोलर है। अगर मैं आपको स्कीमेटिक बताऊं या इसका डेटा बताऊं, तो करीब मैंने 15 ग्राम CuSO4, ठीक है, 180 ml पानी में करीब घोला है, 200 ml मान लीजिए, 200 ml पानी में घोला है, तो उसकी मोलारिटी 2.8 समथिंग कुछ आएगी, तो 0.3 आप इसको मान सकते हैं, 0.28 समथिंग कुछ आएगी, उसको आप 0.3 मान सकते हैं। तो ये 0.3 मोलर का मेरे पास सोल्यूशन रखा हुआ है यहाँ पर कॉपर सल्फेट का। ठीक, इसके अलावा मुझे एक बैटरी भी चाहिए, ये बैटरी। तो ये बैटरी जो है, ये एक आप समझ लीजिए बाइक की बैटरी है, आप समझ सकते हैं, या नॉर्मली आपको मिल जाएगी। आपको एक बैटरी चाहिए या कोई भी डीसी सोर्स चाहिए, एसी सोर्स पर इलेक्ट्रोलिसिस आप नहीं कर सकते। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, इलेक्ट्रोड हम क्या यूज करेंगे। तो देखिए, इलेक्ट्रोड के लिए आप चाहें, अगर इफ पॉसिबल हो पाए, आप इस बैटरी के अंदर से लेड को एक्सट्रैक्ट कर पाए, उसका हमारा प्रोसीजर चल रहा है, होने वाले, हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में हम आपको लेड डाइऑक्साइड के इलेक्ट्रोड से भी ये प्रोसीजर करके दिखाए। तो उसमें आपका जो सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा वो साफ बनेगा। या आप अगर बहुत रजवाड़े हैं, आप बहुत पैसा है तो आप प्लैटिनम का इलेक्ट्रोड, प्लैटिनम कोटेड इलेक्ट्रोड का यूज भी कर सकते हैं। लेकिन मैं तो इतना बड़ा भाई नहीं हूं, लेकिन तो मैं इसलिए यहाँ पर कार्बन के, ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड का यूज कर रहा हूं। आप ये यूज कर सकते हैं। इसमें आपको एसिड जो मिलेगा वो काला हो जाएगा, क्योंकि कार्बन रॉड जो है, ये धीरे धीरे जब आप इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो ये डिसॉल्व हो जाएगी H2SO4 में, लेकिन ये रिएक्ट नहीं करती H2SO4 से। तो एनोड हमें ऐसा ही चाहिए जो H2SO4 से रिएक्ट ना करता हो। अब आप कहेंगे आप जिंक भी यूज कर सकते थे, लेकिन आप यहाँ पर ध्यान रखें कि जिंक जो है वो एक एक्टिव मेटल है। अगर वो H2SO4 से रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगी, और कोई भी मेटल अगर आप यूज करेंगे तो ज्यादातर मेटल के साथ यही दिक्कत आएगी कि वो H2SO4 में से H2 को एलिमिनेट कर देगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। लेकिन कार्बन ऐसा नहीं करेगा, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। और बाकी इसके अलावा और भी बहुत सारे कंसिडरेशन करे जाते हैं एनोड के लिए, मैं उतनी डिटेल में नहीं जा रहा हूं कि ऐसा क्यों है, लेकिन इसका हम यूज करेंगे, ये आप देख सकते हैं। ठीक, और जो हमारा कैथोड है उसके लिए हम सिंपल सा कॉपर यूज करेंगे, जो हम इस, हमारे पास ये एक 15 गेज का वायर है, हम इसका यूज कर लेंगे। ठीक, तो हम इसका यूज करेंगे। तो जल्दी से मैं इलेक्ट्रोड बनाता हूं, फिर आपको मैं ये सेल दिखाता हूं, ठीक है। तो देखिए, हमारे पास 2 इलेक्ट्रोड हो गए यहाँ पर। एक हो गया ये कॉपर का, इसको हम कैथोड की तरह यूज करेंगे, और ये हमारे पास कार्बन का, ग्रेफाइट का इलेक्ट्रोड है, इसको हम लोग एनोड की तरह यूज करेंगे। तो अब देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे इलेक्ट्रोलिसिस के लिए, और हमारे पास यहाँ पे एक मल्टीमीटर है, इससे हम यहाँ पर करंट को ऑब्जर्व करेंगे कितना होगा। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो कॉपर सल्फेट है, इसकी जो कंडक्टेंस है, मोलर कंडक्टिविटी, वो कम होती है, H2SO4 की मोलर कंडक्टिविटी ज्यादा होती है। ठीक है, आपको इसका जवाब लिखना नीचे कमेंट में, ऐसा क्यों होता है। हाँ, लेकिन तो देखिए, जैसे ही हम इलेक्ट्रोलिसिस शुरू करेंगे तो शुरुआत में करंट कम होगी, क्योंकि कॉपर सल्फेट की मेजॉरिटी होगी सोल्यूशन में। लेकिन जैसे जैसे ये कॉपर सल्फेट टूटेगा, ये H2SO4 में कन्वर्ट करेगा, इसकी मोलर कंडक्टिविटी भी बढ़ जाएगी। अब एक इंपॉर्टेंट बात, एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर नोट जो मैं कहना चाहूंगा, देखिए, ये जो प्रोसेस है इलेक्ट्रोलिसिस, ये कोई नया प्रोसेस नहीं है, ये बहुत पुराना प्रोसेस है। तो लोग बहुत समय से इसके बारे में जानते हैं, नियम कानून भी साइंस में इसके बारे में बहुत है, कोई नई चीज मैं नहीं कर रहा हूं। माइकल फैराडे, ठीक है, सब जानते होंगे फैराडे के बारे में, फैराडे ग्लोरी को कौन नहीं जानता साइंस में। माइकल फैराडे के लॉज भी हैं, जिससे हम इलेक्ट्रोलिसिस के डिफरेंट पैरामीटर, जैसे फैराडेज कांस्टेंट है हमारा, इसके अलावा टाइम हमको जितना लगने वाला है इलेक्ट्रोलिसिस का, वो किस पर कितना डिपेंड करेगा, कंसंट्रेशन पर, हमारे इलेक्ट्रोलाइजिंग करंट पर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो डिपॉजिट होगा कैथोड पर, इन सबको कैलकुलेट करने के लिए बहुत सारी मैथमेटिकल कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है, जिसको हम लोग फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के नाम से जानते हैं।
तो मैंने इसको कैलकुलेट किया था, इस वीडियो में मैं उसको रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं इतना जरूर आपको बता दूं, मोटा मोटा, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव मैं नहीं जा रहा हूं कि इसको होने में कुछ समय लगेगा। तो इस वीडियो में कुछ कट लगेंगे, क्योंकि हो सकता है कि मैं अभी इसको शाम को शूट कर रहा हूं करीब 3:30-4 बजे, ठीक है। स्टूडेंट हमारा बैच है जो 3 से 4 वाला 9th 11th का, बच्चों को इसलिए थैंक्स कहते हैं कि हाँ ये अपना टाइम दे रहे हैं ये करने के लिए, ठीक है। तो हो सकता है इसको कल सुबह तक हो जाए पूरा होते होते, तो इसको मैं, आप समझ रहे हो कि मैं इसको कंटिन्यूअसली रिकॉर्ड नहीं कर सकता, तो बीच में कट भी लगेंगे, ठीक है। तो लेकिन फाइनल प्रोडक्ट मैं आपको दिखाऊंगा कि हाँ ये कैसा बनता है फाइनल प्रोडक्ट H2SO4। तो डाइल्यूट H2SO4 आप इससे प्राप्त कर सकते हैं और उसको आप बहुत सारी चीजों में यूज कर सकते हैं। कंसंट्रेटेड के लिए मैं उसको रिकमेंड नहीं करता हूँ बनाने के लिए, क्योंकि कंसंट्रेटेड H2SO4 जितना आप पैसा लगा देंगे उसको बनाने में, उससे सस्ते में आप उसे खरीद सकते हैं, तो आप उसे खरीद सकते हैं आसानी से। पर डाइल्यूट के लिए प्रोसेस आसान है, अच्छा है, और इससे आप कुछ सीख भी सकते हैं। तो अगर आप डिमांड करेंगे कि इसकी कैलकुलेशंस कैसे करें, क्या करें, ठीक है, कैसे सोल्यूशन बनाया, इस सब चीजों का आप डिटेल में अगर डिमांड करेंगे कि हाँ भाई थोड़ा सा हमें आप बता दो नहीं, पर आप थोड़ा सा इसको और डिटेल से बताइए मैथमेटिकली, तो एक वीडियो और मैं बनाऊंगा इसके ऊपर आपको, लेकिन उसके बारे में बताना पड़ेगा। तो अब देखिए, अब हम इसे शुरू करते हैं करना। हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम अपनी बॉटल जो हमने CuSO4 की रखी है इसको हम ओपन करेंगे, और इसमें हम एक सीरिंज की सहायता से, आप कहेंगे आप सीरिंज का यूज क्यों कर रहे हैं, इस सीरिंज का दरअसल यूज करने के पीछे का मकसद इतना ही सही है कि इसमें कुछ इम्प्योरिटी है वो ना आए, ठीक है। ऊपर का सोल्यूशन जो है ये हमारा क्लियर होता है, वही आए, बस यही इसमें हमारा, और कोई उद्देश्य नहीं है। देखिए अब आप इसका कलर देख सकते हैं, इसका ब्लू कलर कैसा होता है। तो अब इसे हम जल्दी जल्दी ट्रांसफर कर लेते हैं इसमें, रोक दो, क्या नाम है तुम्हारा। अब देखिए हमने यहाँ पर अपना जो है कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन ये हमने निकाले। अब आप इसका ब्लू कलर देख सकते, दिख रहा है, मिट्टी के तेल जैसा ही दिखता है, कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है ये, ठीक। अब देखिए अब हम इसमें क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रोड को डिप करेंगे। अब आपको ध्यान रखना है कि आपको जो कार्बन इलेक्ट्रोड है इसको पॉजिटिव टर्मिनल से आपको अटैच करना है, और जो आपका दूसरा टर्मिनल है वो आपका जो है वो होगा कौन सा टर्मिनल, इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ, इससे छीलता हूँ, ज़्यादा मुंह में इसमें मुझे नहीं लगाना चाहिए इसे। और छील लेता हूँ। अब इसको देखिए, मैं कार्बन वाले टर्मिनल को यहाँ पर कनेक्ट कर दूंगा इसमें अच्छी तरह से, ताकि ये निकले ना सोल्यूशन में। थोड़ा सा देखिए टाइम लगता है इन सब चीज़ों में करने में, थोड़ा सा कैलिब्रेशन भी करनी पड़ती है। इसको जो है बीच ही में लगा देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, कहीं भी लगा सकते हैं आप, जहाँ आपको सुविधा हो लगाने में वहाँ लगा दीजिए इसको आराम से। तो देखिए अब मैंने यहाँ पर अपना एक इलेक्ट्रोड यहाँ पर मैंने कनेक्ट कर दिया है, और दूसरा इलेक्ट्रोड हमें लेना है कॉपर का। वो कॉपर इलेक्ट्रोड को भी हमें ठीक इसी प्रकार से लगा लेना है, ठीक, ताकि वो निकले ना। देखिए अब हम कॉपर इलेक्ट्रोड को भी अपने लगा देते हैं। तो देखिए ये कार्बन जो है ये धीरे धीरे क्या होगा, इस सोल्यूशन में डिसॉल्व होगा। तो आपको इसे डिसॉल्व होने देना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, डिसॉल्व हो जाए तो बाद में आपको इस सोल्यूशन को फिल्टर कर लेना है, तो आपको H2SO4 ठीक ठाक मिल जाएगा। आप उसे और कंसंट्रेट करना चाहें तो आप उसे बॉयल कर सकते हैं, सिंपली बॉयल करने से वो और कंसंट्रेट हो जाएगा, ठीक है। लो टेम्परेचर पे आप उसे बॉयल करें, ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर उसे बॉयल ना करें, ठीक। देखिए मैं इसको लगा देता हूँ, लग नहीं रहा वैसे, तो दिक्कत हो रही है यहाँ पर। देखिए अब हमारा लग चुका है। अब देखिए हमें करना क्या है, हमें क्योंकि इसकी करंट को लगातार मॉनिटर करना है, इसलिए हमें इसे करंट मोड में सेट करना है। देखिए मल्टीमीटर को करंट मोड में सेट करना है, और इसे हमें देखिए सबसे पहले बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल पर लगाना है। ये मैंने अटैच कर दिया बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से इसे। अब हमें इसका जो निगेटिव टर्मिनल है मल्टीमीटर का, अब आप यहाँ देख सकते होंगे, इसे हमें कार्बन
इलेक्ट्रोड पर लगाना है। देखिए इस तरह से इसे हमें कार्बन इलेक्ट्रोड पर लगाना है और कार्बन इलेक्ट्रोड को हमें सॉल्यूशन में डिप कर देना है। अब इसके बाद देखिए कार्बन इलेक्ट्रोड को हमें सॉल्यूशन में डिप कर देना है। इस तरह से रखना है कि कार्बन इलेक्ट्रोड जो है हो जाए। कैसे डिप करते हैं पूरी तरह से डिप करते हैं, कोई सुविधाजनक हो। और हमें जो निगेटिव है यहाँ पर इधर लगाना है। देखिए में हमें फिक्स करना है अपना निगेटिव इलेक्ट्रोड और यहाँ पर इसे भी हमें सॉल्यूशन में छोड़ देना है। बस आपको ध्यान ये रखना है कि जो इलेक्ट्रोड है ये आपस में एक दूसरे को टच नहीं करने चाहिए। ये अगर आपस में एक दूसरे को टच करेंगे तो इसमें दिक्कत है, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो अब आप इस इलेक्ट्रोड को भी इसमें डाल दें आराम से। इनको अलग करना, क्लिप लगा दोनों तरफ से जिससे ये दूसरे से अलग रह पाए। रुक जाइए, मैं इसको टिका देता हूँ फिर। अब पहले मुझे देखो। तो देखिए अब हमने ये पूरा सेटअप कर लिया है, मल्टीमीटर भी कनेक्ट कर दिया, सब कुछ कनेक्ट कर दिया है। अब हम इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस को शुरू करते हैं। देखिए हम इसको यहाँ पर डग इन करते हैं तो इससे हमारा, देखिए हमने इसे क्लिप की सहायता से रोक दिया है अपने इलेक्ट्रोलिसिस को। अब हमें कैसे मालूम चलेगा कि हाँ इलेक्ट्रोलिसिस शुरू हो गई? हमें यहाँ पर करंट की रीडिंग दिखने लगेगी जिससे हमें समझ में आ जाएगा कि हाँ इलेक्ट्रोलिसिस शुरू हो गई है। दूसरा इंडिकेशन ये है कि अगर आप अभी पास से देखेंगे कि कार्बन इलेक्ट्रोड पर बबल्स आने लगेंगे। ये दरअसल ऑक्सीजन के बबल्स होंगे जो कि H2O के उससे टूटने से निकलेंगे। ठीक है, आपको दिखेगा। अब आप देख सकते होंगे। दिखाओ सॉल्यूशन में, दिखा दो बेटा एक बार, उधर सामने से दिखा दो। ग्लास इसलिए मैंने यूज़ किया कि दिखाई पड़े इससे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑक्सीजन के बबल्स को जाते हुए। देखिए यहाँ पर 0.15 एम्पियर्स की करंट करीब यहाँ पर चल रही है। इसको मैं चाहूँ तो यहाँ पर 200 मिली एम्पियर्स पर सेट कर दूँ तो ये आपको दिखाएगा कि 1.5 मिली एम्पियर्स की करंट जो है वो कॉन्टिन्यूसली यहाँ पर चल रही है सॉल्यूशन में। यहाँ पर एक बार मैं फिर से लगा देता हूँ, थोड़ा सा हो गया था मुझसे पिछली बार। इसको ठीक से मैं लगा देता हूँ। कार्बन वाला इलेक्ट्रोड बेटा ठीक से एक बार दिखा दो। देखिए मैंने इसे ठीक कर दिया है। 0.15 एम्पियर्स कंटिन्यूसली इसमें चल रहा है। तो अब हम अगर चाहें तो हम इसे ऑफ भी कर सकते हैं। देखिए मल्टीमीटर को, तब भी हमारी इलेक्ट्रोलिसिस जो है ये चलती रहेगी लगातार कंटिन्यूसली। कुछ ही देर में भी आप देखेंगे कि जो सोल्यूशन है हमारा ये ब्लैक होने लगेगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर इसके इलेक्ट्रोड को ऊपर से दिखा दो एक बार, जरा ऊपर से और पास करके दिखा दो। आप देख सकते होंगे यहाँ पे बबल्स दिख रहे हैं। बबल्स तुम्हें दिख रहे हैं? नीचे इधर से दिखा दो एक बार या तो। अब देखिए धीरे धीरे क्या होगा, H2SO4 का जो है फॉर्मेशन जो है वो स्टार्ट होता जाएगा धीरे 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 धीरे। आपको दिख रहे होंगे बबल्स काफ़ी तेज़ी से। अब अगर इसको मैं करंट मोड में रख दूं तो अब आप इसे डायरेक्टली देख भी सकते हैं। धीरे धीरे इसमें कंडक्टिविटी बढ़ती रहेगी। तो यहाँ पर हम आप देख सकते हैं कि कॉपर सल्फेट का किस तरह से इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है। ठीक है, तो अब देखिए हमने इस सेटअप को यहाँ यूज़ कर लिया है ताकि यहाँ बच्चे पढ़ पाए, भी पढ़ाना भी है हमें। तो ये बच्चे यहाँ पढ़ पाए। देखिए यहाँ पर बैटरी कनेक्ट कर दी और देखिए यहाँ पर लगातार जो करंट है हमारा ये बढ़ेगा धीरे धीरे। ये इसलिए बढ़ता जाएगा क्योंकि मैंने बताया कि कॉपर सल्फेट से ज़्यादा अच्छा जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है वो H2SO4 है। एक बार यहाँ पर सोल्यूशन में देखते हैं। ठीक, यहाँ पास से दिखा दो बेटा एक बार। यहाँ सोल्यूशन में देख सकते हैं कि ये जो आपका कैथोड है, जो एनोड है सॉरी, वहाँ पर आप बबल्स को देख सकते हैं। बबल्स यहाँ पर निकल रहे हैं और तेज बबल निकल रहे हैं। तुम लोग भी एक बार देख लो यहाँ पर देखो जो कैथोड है तुम्हारा, ऊपर से दिखाओ एक बार, ऊपर से ऐसे परपेंडिकुलर ऐसे, या उधर सामने से। ठीक, थोड़ा सामने से दिखाओ। यहाँ पर देख रहे होगे, यहाँ सामने से दिखाओ। यहाँ पर देख रहे होगे कि यहाँ पर बबल्स दिख रहे हैं इसमें बबल। ये बबल किस चीज़ के हैं वैभव? ये वैभव ऑक्सीजन गैस के बबल हैं। ऑक्सीजन गैस इसमें से
क्या हो रही है, लिबरेट हो रही है। ठीक है, और ये सोल्यूशन टर्न हो रहा किस, कॉपर सल्फेट में, सॉरी ये टर्न हो रहा किसमें, अगर कलर जो है वो थोड़ा सा कम हो गया है, अगर ध्यान से देखो इसके मुकाबले अगर कन्वर्ट करके तो देखो थोड़ा सा ही कम हो गया है ना। तो अभी धीरे धीरे इसको समय लगेगा करीब 7-8-9 घंटे, और धीरे धीरे इसमें कन्वर्ट होता जाएगा। ठीक, तो अब जब हम इसके अब आपको जब ये आगे बनता है फाइनली कि क्या बन जाता है 7-8-9-10 घंटे बाद, तो हम आप इसको दिखा देंगे। ठीक है, धन्यवाद। तो देखिए यहाँ पर अब हमने जो है यहाँ पर इधर दिखा दो बेटा, यहाँ पर हमने क्या किया था, इसको कनेक्ट किया था। तो जो बैटरी हमारी थी वो दरअसल बहुत समय से मैंने ध्यान नहीं दिया, मेरी गलती है, वो डिस्चार्ज हो रही थी, इसलिए करंट कम होता जा रहा था। इसलिए अब हमने उस सेटअप को रिप्लेस कर दिया, किससे, हमने एक स्टेबल डीसी सोर्स से रिप्लेस कर दिया है, जो कि यहाँ पर मेरे पास है। और ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये भी डीसी सोर्स ही है और कॉन्फ़िगरेशन वैसे ही जैसे हमारा पहले था। अब देखिए क्या हुआ है, यहाँ पर ये 0.15 से स्टार्ट किया था हमने, और करंट बढ़ते बढ़ते पहुंच गया है 0.22 पर, यानी करीब 70 मिली एम्पियर का। करीब 45 मिनट में, हमने 4 बजे शुरू किया था, 4:45 बज रहा है इस समय, तो करीब 45 मिनट में, तो 10 मिनट तो हमारा थोड़ा सा समय वेस्ट हो गया था, क्योंकि हमने सप्लाई चेंज करी, और इसके अलावा हमने इलेक्ट्रोड एक बार गिर गया था उसको लगाया भी, देखा जैसे तुमने। हाँ। तो करीब 35 मिनट में 70 मिली एम्पियर का चेंज आया है। ऐसा क्यों हो रहा है, तो आप पढ़ते हैं अपने यहाँ केमिकल इक्विलिब्रियम में या कंडक्टिविटी वाले चैप्टर में आप पढ़ते हैं कि जो H2SO4 होता है उसकी कंडक्टिविटी CuSO4 से ज्यादा होती है। अब हो क्या रहा है यहाँ पे कि CuSO4 जो है वो क्या होता जा रहा है, कम हो रहा है, और धीरे धीरे H2SO4 बढ़ रहा है सोल्यूशन में, इसलिए कंडक्टिविटी भी बढ़ रही है। और सोल्यूशन अगर आप देखें, इसको ऊपर दिखाओ बेटा, अगर अब आप सोल्यूशन का कलर कंपेयर करें दोनों का, देखिए धीरे धीरे ब्लैक होता जा रहा है। रीजन क्या है कि कार्बन का जो इलेक्ट्रोड है वो इसमें डिसॉल्व भी हो रहा थोड़ा इस वजह से। ठीक है, तो अभी थोड़ी देर में भी रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो यही एक अपडेट था जो मुझे देना था, अब इसको हम चलने देते हैं। ठीक है, थोड़ी देर। तो अब देखिए इसे मुझे करते हुए करीब 10 बज चुके हैं, और मैं इसे 4 बजे से कर रहा हूँ, तो करीब 6 घंटे हो चुके हैं इसको मुझे इलेक्ट्रोलाइज करते हुए। और अब आप सोल्यूशन को देखें अगर, तो आप देख पाएंगे कि जो सोल्यूशन है इसमें बबलिंग तो अभी भी अगर आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि हाँ इसमें बबलिंग तो बहुत तेज़ हो रही है, कैथोड पर भी बहुत तेज बबलिंग हो रही है, इलेक्ट्रोड पर भी। और आप अगर देखेंगे गौर से तो इसमें देखिए कैथोड पर, यहाँ पर टर्मिनल पर है ना, इस टर्मिनल पर यहाँ पे अगर आप देखेंगे कितना ज़्यादा हमारा कॉपर जमा हुआ है, और ये काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप नीचे देख पाएंगे, नीचे यहाँ पर तो देखिए ये भी आपको दिखेगा कि हाँ ये जमा हुआ है यहाँ पर कॉपर, और पूरा सोल्यूशन ब्लैक हो चुका है। और जब हमने शुरू किया था तब आपको देखा था कि ये सोल्यूशन ब्लू था। तो अब करीब करीब जो एसिड है मेरा ये बन चुका है। और अगर मैं आपको अगर पीएच पेपर से अगर मैं आपको दिखाऊं कंपेयर करा के, तो एक बात आप देख सकते हैं यहाँ पर कि पीएच पेपर के हिसाब से कितना होना चाहिए। तो इसकी एक लीफ मैं ले लेता हूँ। अब ये देखिए इसकी रीडिंग है पेपर की कि कितना पर क्या दिखाता है। और अब इसे हम डिप करते हैं, इस पेपर को, पीएच पेपर को हम इसमें डिप करते हैं, तो आप देख सकते हैं, ये करीब करीब आप देख सकते हैं कि ब्राउन की ओर है, ये ऑरेंज नहीं है, ये ब्राउन की ओर है। ठीक, तो अगर इस ब्राउन की ओर है इसका मतलब अब आप कंपेयर करें अगर इसको रख के अगर साइड बाई साइड, तो आप देख सकते हैं कि ब्राउन की ओर है, इसका मतलब है कि इसका pH 1 से भी कम हो चुका है। ठीक, तो यानी ये जो हमारा है ये एक एसिडिक सोल्यूशन में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक, तो अब हम इस इलेक्ट्रोलिसिस को अब यहीं पे रोक देंगे, और अब हम इसको आपको कल फ़िल्टर करके बताएंगे कि रात काफ़ी हो चुकी थी, अब हम इसे कल फ़िल्टर करके आपको दिखाएंगे कि हाँ ये सोल्यूशन कैसा दिखता है। ठीक है, तो अब देखिए हमारे पास हमने यहाँ पर सोडियम बाइकार्बोनेट लिया है, और जो हमारा H2SO4 जिससे हम कल से लगे थे मेहनत करके, देखिए अब इसे हमने अभी फ़िल्टर नहीं किया है, लेकिन फ़िल्टर करने के बाद इसे हम स्टोर कर लेंगे। अब वीडियो यहीं तक रखेंगे। ये देखिए ये हमारे पास H2SO4 बना है। फ़िल्टर करने पे साफ़ हो जाएगा, लेकिन पूरी तरह से कार्बन का कंटेमिनेशन नहीं हटेगा। ये मैंने बताया था, लेड का इलेक्ट्रोड अगर यूज़ करें तो हट जाएगा, उससे उसमें नहीं गिरता है। तो उसका हम यूज़ करके कभी फ्यूचर वीडियो में, हमारे एक स्टूडेंट ने सप्लाई किया लेड थोड़ा सा, तो उसका हम करके आपको दिखाएंगे। तो ये हमारे पास H2SO4 है। अब आप चाहें तो इसको पीएच पेपर से भी मैंने दिखाया था। ठीक है, तो
अब देखिए हमारे पास ये H2SO4 है और ये सोडियम बाइकार्बोनेट, ये बेसिक होता है, ये एसिडिक नेचर का होता है। तो अगर दोनों को मिलाएंगे हम तो ये देख सकते हैं आप कि इसमें एफरवेसेंस आ रही है। देखिए थोड़ा सा और एसिड लें, अगर थोड़ा सा और एसिड ले लें 2 ml। देखिए थोड़ा सा एसिड अगर हम इसमें और डालें तो ये एसिड बेस की रिएक्शन हो रही है और यहाँ पर क्या निकल रहा है, सॉल्ट बनेगा, सॉल्ट बनेगा यहाँ पर, हाइड्रोजन गैस निकल रही है। हाँ ये सोडियम बाइकार्बोनेट और H2SO4 की रिएक्शन हुई तो इसमें ये सोडियम सल्फेट बन गया होगा हमारा यहाँ पर। ठीक, तो ये हमारा प्रैक्टिकल था, मुझे उम्मीद है कि ये आपको पसंद आया होगा।